अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज जुमेरात का रोज़ है और आज फिर इमरान खान साहब की फैमिली की उनसे मीटिंग का डे है। एज़ वी स्पीक अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। तवक्को यही है कि आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। वजह मुलाकात ना करवाने की वो नहीं है जो मुशर्रफ ज़ैदी, जो कि स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म के फॉर इंटरनेशनल मीडिया, वो स्काई न्यूज़ पर यल्दा हकीम को बता रहे थे, या वही बातें सारी तमाम ये वज़रा जो बार-बार रूल नंबर 265 को बयान कर रहे होते हैं, उस पर थोड़ी-सी बात करूँगा और एक्चुअली वजूहात उसकी क्या हैं और वो कुछ ही दिनों के अंदर वो मामलात काफ़ी क्लियर होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट रूल 265, जो यल्दा हकीम के साथ इंटरव्यू में मुशर्रफ ज़ैदी वो कागज़ निकाल के बता रहे थे कि चूँकि रूल 265 ये कहता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती प्रिज़नर को, लिहाज़ा हम मुलाकातें नहीं करवा रहे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों है? अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट क्यों है? जो कि यूएन की रिपोर्ट में जो कि यूएन के रैपोर्टर जो हैं वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर खातिर खा जवाब तो उन्होंने क्या ही देना था। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रूल, पाकिस्तान का जो प्रिजन्स एक्ट है, ये बुनियादी तौर पे इंडिया का प्रिजन एक्ट था, ये 1898 में बना था। ये कॉलोनियल रूल के अंदर ये एक्ट बना था, और लॉ जिसको आप कहते हैं। और उस वक्त क्या था, उस वक्त मकसद गवर्न करना नहीं था, उस वक्त रूल करना था। वो अवाम के लिए नहीं बनाया गया था, वो रियाया के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान ने माशाल्लाह आज तक का उसमें थोड़ी बहुत तरमीम उसके रूल्स में जरूर की है और एक्ट में भी की है, लेकिन मोर और लेस वो कलोनियल इरा का, उस नौआबादियाती निजाम का वो एक्ट अभी तक पाकिस्तान में, जैसे और बहुत से कवानीन है, वो चलता आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो रूल्स बने उसमें, वो बने जनाब 1978 में, जब जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ लग चुका था। अब आप ये देखिए कि एक तरफ एक्ट वो है, रूल लॉ वो है कि जो कलोनियल दौर का है, और उसमें जो रूल्स बनने हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, वो बने 1978 में, जिस वक्त एक डिक्टेटर यहाँ पर बराजमान था। आइन उस वक्त मुअत्तल हो चुका था। 1973 के आइन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो और पूरा आइन तो साइड पे कर दिया हुआ था ना, मुअत्तल कर दिया था, मार्शल लॉ था उस वक्त। सो उस वक्त कैफियत, उस वक्त सूरत हाल क्या थी, ये रूल्स, और खासतौर पे ये वाला रूल भी उस वक्त बनाया इस वजह से गया कि ताकि जो सियासी कैदी हैं उनको, वो जो जेल में डाला हुआ, जिनमें से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद हैं, जिनको पहले कराची में हाउस अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद उनको जेल में रखा गया। तकरीबन मोर और लेस 5 साल का अरसा है, 1979 से लेके 84 तक, जब वो ऑफ एंड ऑन जेल और हाउस इम्प्रिजनमेंट काटती रही। लेकिन उसके पीछे रीजन यही थी, ये रूल बनाने की, ये 265 जो है कि जनाब कैदी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने किसी दर्जे के अंदर, अगर वो 84 तक थी और जनरल ज़िया तब जिंदा थे, उसके बाद वो मुल्क से बाहर गईं, तो बातचीत कहीं पे चल ही रही थी ना, कोई मामलात चल रहे थे, सियासत भी जेल से चल रही थी। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, व्हेन ही वाज इन जेल, तो हल्की फुल्की सियासत मुलाकातों की सूरत में, और उसके अलावा आप देख लीजिए, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी हुई है जेल से, इफ आई एम असैसिनेटेड, ये पूरी किताब है उनकी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जेल में लिखी थी। फिर आप आ जाइए नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ साहब का तो खैर हमें बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पता है कि कब जेल गए, फिर उसके बाद वो साइन करके और डील मार के वो जद्दे निकल गए, फिर उसके बाद जब दोबारा जेल गए, फिर उसके बाद 50 रुपए के स्टाम्प पे वो बाहर निकल गए। 40-40 लोग उनसे मुलाकातें करते थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस जेल में बंद रही, वो अपने वालिद साहब के साथ होती थी जब जेल के अंदर मुलाकातें करने। सियासतदान तो जाते ही जाते थे, उनकी फैमिली के लोग जाते ही जाते थे, सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में उनसे मुलाकातें करने अंदर जाया करते थे। और ये तो खैर ऑन रिकॉर्ड है ये सब न्यूज़ के जनाब, वो वहाँ पे जेल में बैठ के वो बताते थे कि ये पार्टी की तंज़ीम साज़ी पर गौर करें, ईद के बाद हमने एक तहरीक शुरू करनी है। सियासी फ़ैसले, तमाम सियासी फ़ैसले नवाज़ शरीफ भी वहाँ पे किया करते थे। सो बावजूद इसके कि ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ ये रूल्स थे, उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो हों, ज़ियाउल हक हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों, या फिर नवाज़ शरीफ साहब हों। वैसे जाते-जाते मुझे वो याद आया, कुछ अरसा पहले जब मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी थी, तो पूरे लाओ लश्कर के साथ वो जेल विज़िट करने गई थी, कोट लखपत। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो जेल का कमरा था, उनके साथ देखिए ना, आईजी साहब हैं, आईजी प्रिज़न्स हैं, और सेक्रेटरी साहब हैं, वो अपना वो कमरा देख रही हैं। ये कमरा नहीं है, ये बुनियादी तौर पर तो एक आप देखिए, ये 2 जॉइंट बेडरूम भी है उसमें, और एक इसको आप स्वीट कह सकते हैं। ये मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, ये इससे बड़ा कमरा है, जो आप को मैंने अभी दिखाया है, ये इससे कम से कम बड़ा कमरा है। और जो वॉशरूम है, मेरा ख्याल है कि ये भी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ को इतना बड़ा और इस तरह का लग्जूरियस वॉशरूम मुयस्सर नहीं है। और उसके ऊपर रखा जिन भी कैफियत में जाए, कंडीशंस में रखा जाए, वो अलग है, लेकिन मुलाकातें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं थी, अनडिग्निफाइड बिहेवियर नहीं था वहां पे। सो कमिंग टू द पॉइंट कि इन सबको ये सब कुछ मुयस्सर था। अब मैं इमरान खान साहब वाली रीजन पे भी बाद में आता हूं, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में नॉर्म्स क्या हैं। दुनिया भर के अंदर जो नॉर्म्स हैं, यूके के अंदर लॉ ये है कि
पॉलिटिकल डिस्कशन इन प्रिजन हो सकती है कि नहीं, तो यूके उसके बारे में ये कहता है कि वो अलाउड है अनटिल इट इंसाइट्स डिसऑर्डर। मुल्क के अंदर डिसऑर्डर फैलेगा तो फिर अलाउड नहीं है, अगर इस तरह की कोई मीटिंग हो। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी अलाउड है, वो बैन नहीं उन्होंने किया हुआ, और उन्होंने कहा कि वो मॉनिटर्ड होनी चाहिए। जो मुलाकात है पॉलिटिकल मुलाकात करें, कैदी, सियासी कैदी इनकार्सरेटेड है, वो पॉलिटिकल मुलाकात करे, लेकिन वो मॉनिटर्ड होगी। यूरोपीय यूनियन भी ये कहती है कि रिस्ट्रिक्शंस अगर लगानी है तो उनको जस्टिफाइड होना चाहिए। फिर मंडेला रूल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनको फॉलो किया जाता है विद रिगार्ड्स टू प्रिजनर्स। वो भी ये नहीं कहते कि आप ब्लैंकेट बैन लगा दें, जैसे इमरान खान साहब की मुलाकातों पर लगाया हुआ ब्लैंकेट बैन एज फार एज द पॉलिटिकल मीटिंग्स आर कंसर्न। इसी का खैर पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ कि पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं हुई, तो वहां पर सख्ती दोनों तरफ बढ़ना शुरू होगी, और खासतौर पर जब इमरान खान साहब के यहाँ सख्ती बढ़ेगी तो उसका मजहर फिर उन तमाम करोड़ों वोटर्स की सूरत में नजर आएगा कि जिन्होंने उनको वोट किया 2024 के अंदर। खैर, कमिंग टू द पॉइंट जी, अब पाकिस्तान में तीन चार चीजें और हैं। मैंने आपको बताया कि ये लॉ अंग्रेज के दौर का, उसमें रूल्स बने एक डिक्टेटर के टाइम पे, फिर उससे पहले चूंकि जब रूल्स बने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, जो इस वक्त अपनी असल हालत में तो नहीं है, लेकिन वो उस वक्त एब्रोगेटेड था। अब ये बड़ी बुनियादी सी चीज है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं आपको बता सकता हूं कि जिनमें ये कहा गया है, खास तौर पे जेल में कैदियों के हुकूक के हवाले से और पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल डिस्कशन के हवाले से, ये कहा गया है कि जो सुपीरियर लॉ है, सुपीरियर लॉ पाकिस्तान का क्या है? आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता उससे इंफीरियर लॉ, जो कि कोई भी एक्ट हो, जैसे इन दिस केस ये प्रेजेंस एक्ट है। कुजा ये कि रूल और रूल 265 उसकी औकात कोई नहीं है कि वो उसको ओवरराइड कर सके। बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये केस है 1988 का, जब बेनजीर साहब एग्जाइल में गई और उसके बाद वो आई, तो इधर कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का लाइफ ब्लड है, और उसको रोका नहीं जा सकता है। इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देने चाहिए। फिर उसके अलावा एक बड़ा मशहूर केस है, ये 1998 का केस है, अगेन ये मार्शल लॉ से कुछ अरसा पहले का, मेहरान अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। ये क्या कहता है? वो कहता है कि रूल्स मेड अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन नॉट अब्रिज, कर्टेल और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर 1 में लिखे हुए हैं, जो शुरू होते हैं आर्टिकल 8 से लेकर फिर आर्टिकल 19 तक जाते हैं, 19-20 तक जाते हैं, कि आपको आज़ादी है कि आप मुल्क में जहां चाहे इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, आप पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, आपको फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, आपको ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से वो किसी तौर पर किसी पाकिस्तानी शहरी की मुतासर नहीं होनी चाहिए। यही वो पॉइंट्स हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में उठाए और पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया। ये मेहरान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर भी ये मामला था। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वर्सेस जियाउर रहमान, ये एक केस है, ये 1973 का केस है। भुट्टो साहब भी वैसे अपने आप के अंदर एक डेमी डिक्टेटर थे, तो ये उस दौर का केस है, और उसमें भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिटेंशन जो है, दैट कैन नॉट स्ट्रिप अ पर्सन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने किसी को डिटेन किया है या इनकारसरेट किया है, तो वो उसको उसके फंडामेंटल राइट से स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सकती, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दर्ज है। फिर उसके अलावा सुपरिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस रमजान, ये एक केस है, ये 1985 का केस है, अगेन ये मार्शल लॉ के दौर का केस है। इसमें यह कहा गया कि अ प्रिजनर रिमेन्स एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंजॉयमेंट इज नेसेसरी curtailed by imprisonment, कि अगर एक कैदी भी है तो ही इज एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स। ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस का मैं आपको हवाला बता रहा था। ये तमाम राइट्स जेल में इमरान खान साहब को नहीं मिल रहे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये मामला क्या है, ये राइट्स इमरान खान साहब को मिल क्यों नहीं रहे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, कम अज कम ये तीन चीजें, जिनमें आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर उसके अलावा आपका आर्टिकल 10A है, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस है, और फिर आर्टिकल 14 है, डिग्निटी ऑफ मैन। इनकारसरेशन के बावजूद ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये लूज नहीं करता एक प्रिजनर। लेकिन यहाँ पे क्या मामला है? जैसा मैंने अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब को मिलते रहे, ब्लैंकेट बैन नहीं रहा नवाज शरीफ के ऊपर, बेनजीर भुट्टो पे ब्लैंकेट बैन नहीं रहा, इवन जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं रहा, लेकिन ये इमरान खान साहब पे ब्लैंकेट बैन क्यों आया हुआ है? वेपनाइज क्यों किया जा रहा है इस प्रिजन्स एक्ट को और प्रिजन्स रूल्स, और देन खासतौर पे 265 इसको वेपन के तौर पे यूज किया जा रहा है ना, कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, अनडिग्निफाइड बिहेवियर भी उनके साथ रखा जाएगा, और इन ह्यूमन सर्कमस्टांसेस, मैं नहीं कह रहा, यूएन कह रही है, यूएन की रिपोर्ट कह रही है।
اور ان ہیومن کنڈیشنز اینڈ دین ایڈ ٹو اٹ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. سو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اور میں اور ان سے پہلے جو پولیٹیکل قیادی رہے ہیں ان میں کافی ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ابھی بھی ایک لارج بیس موجود ہے. دوسری بات، عمران خان صاحب کی ایک ڈیجیٹل ریچ موجود ہے. یہ ایک بالکل ہی آؤٹ آف سلیبس معاملہ ہے. اس وقت ڈیجیٹل والا معاملہ ہی نہیں تھا ہوتا. میڈیا قابو کیا، سب کچھ قابو ہو گیا، اب ڈیجیٹل ہے. اور چونکہ ایک میس بیس ہے، وہ پڑھی لکھی بھی ہے، مڈل کلاس سے میجورٹی اس کی تعلق رکھتی ہے، اور وہ ٹیک سیوی بھی ہیں، انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ایک ڈیجیٹل ریچ ہے عمران خان کی، اور مر نہیں رہی. اس کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، وہ میں نے اگلے روز کسی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا بھی تھا. دین کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو نیریٹو فارمنگ کی پاور ہے وہ ابھی تک ریاست کے پاس نہیں آ پا رہی. ہزار کوششوں کے بعد، ہزار جتن کرنے کے بعد بھی کوئی نیریٹو نہیں بن پا رہا. اتنی پریس کانفرنسز کرنے کے بعد بھی کوئی نیریٹو نہیں بنا پا رہی ریاست. سو دیئر فور دا بلینکٹ بین، دا بلینکٹ cover on weaponization of rule 265 so to speak، جو کہ ڈکٹیٹر کے دور کا رول ہے. اور پاور کہاں سے اکرو کر رہا ہے، کس ایکٹ میں سے کر رہا ہے؟ جو کلونیل دور کا رول ہے. لیکن یہ پاکستان کے اندر میں نے عرض کیا سب پہ وہ نہیں لگا رہا. عمران خان صاحب پہ ان 3 ریزنز کی وجہ سے یہ ابھی پابندی لگی ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں آگے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا افغانستان کے ساتھ معاملہ، کہ وہ صرف ہنچ نہیں ہے میرا اور ریڈنگ بھی نہیں ہے، اس میں انفارمیشن شامل ہے اور بڑی کریڈیبل انفارمیشن شامل ہے. that we wanted to go into Afghanistan's territory across Durand line. میری ابھی کی انفارمیشن کے مطابق that plan still exists. گو کہ اس میں ترکی نے، قطر نے اور ایون سعودی عربیہ نے اس میں کوشش کی میڈییٹ کرنے کی بھی، اور یہ بھی کوشش کی کہ یہ نہ ہو معاملہ، جس کی وجہ سے وہ بھی رکا ہوا ہے. لیکن وہ شیلو نہیں ہوا پلان، وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. اینڈ اس سے بڑھ کے ایک اور چیز، گورنر رول کے پی میں لگنے کا فیصلہ ہوا پڑا ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ اچھا اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے وہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنر رول لگنا ہے اس سے پہلے 28ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 234 ہے گورنر رول سے متعلق کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کچھ ترامیم ہیں مقصود. میرا خیال ہے کوئی ٹینیور بڑھانے کے حوالے سے ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، کچھ ٹینیور بڑھانے کے حوالے سے. اور پھر 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 243 میں جو تھوڑی سی آٹونومی پروونس کو دی گئی تھی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے. سو وہ ختم ہوگا تو یہاں پہ گورنر رول. اچھا اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے کہ باقاعدہ یہاں تو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوا ہو وہاں پہ، یا لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہوا ہو، ایسا کچھ نہیں. لیکن چونکہ وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، چونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے افغانستان اور ڈفرینٹ چیزیں، کیونکہ نیریٹو فارمنگ کے اندر ہی ہیز پاور، سو وہاں سے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں ان 3 ریزنز کی وجہ سے، کہ بڑی بیس ہے پولیٹیکل ان کی، ساتھ ڈیجیٹل ریچ ہے، اور تیسرا نیریٹو فارمنگ. اس سے آگے آ جائیے افغانستان. ہم نے افغانستان کے ساتھ، میں نے پھر اگین آئی ہیو ریٹریٹڈ دیٹ پلان ایگزسٹس. کچھ عرصے میں وہ نظر آ جائے گا، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے شاید گورنر رول والا معاملہ آ جائے، لیکن اس سے پہلے 28ویں ترمیم والا معاملہ ہے، اور جس کے اندر خاص طور پہ 234 آرٹیکل جو ہے اس میں کچھ ترامیم مقصود ہے. سو یہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی سارا کچھ رکا ہوا ہے. اب اس بات کے اوپر آ جائیے کہ کیا یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ملاقاتیں کھل جائیں گی، وہ بھی مشکل نظر آتا ہے. اس کی وجہ پھر وہی رہے گی، جب تک وہ لارج بیس ٹوٹتی نظر نہیں آتی. اچھا وہ ٹوٹ گئی ہوتی نا، ڈیجیٹل ریچ نہ ہوتی اور نیریٹو فارمنگ کی پاور نہ ہوتی، تو پھر عمران خان بھی نواز شریف تھے. پھر جس طرح سے نواز شریف کو، بے نظیر بھٹو کو، مریم نواز صاحبہ کو ملاقاتیں کرنے دی گئیں، ان کو بھی ملاقاتیں کرنے دی جانی تھیں. لیکن وہ چونکہ نہیں ہے وہ نواز شریف اور وہ والی کیفیت عمران خان کی، وہ معاملہ نہیں ٹوٹ پایا، پی ٹی آئی نہیں ٹوٹ پائی، اور ان کا ووٹر ان کے ساتھ ابھی تک جڑا ہوا ہے. سو دیر فور آخری بات صرف اتنی کہ یہ کیا یہاں پہ رک جائے گا معاملہ، اور یہ ختم پھر کیسے ہونا ہے؟ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا کہ ریاست کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ریاست کی ایگو نہیں ہوتی. یہ بات چیت سے ختم ہوگا. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں صرف بات چیت سے ختم ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کبھی دنیا میں کسی کانفلکٹ کا ریزولوشن، لڑائی پھڈے جھگڑے سے نہیں نکلا. اور یہاں پہ اگر اتنے سالوں کے اندر کم از کم 2-2.5 سال ہونے کو آ چکے ہیں، اور بدترین قسم کا جو انسانی حقوق کی پامالیاں پاکستان میں ہو چکی ہیں، ان کے باوجود یہ سچویشن ہے، تو میرا خیال ہے فیصلہ سازوں کو میں کہہ ہی سکتا ہوں اس میں، اور کیا، اور دعا کر سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر خدا را غور کریں. کچھ آئیے مبادہ یہ کہ معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں. گورنر رول کے حوالے سے ڈیٹیلڈ میں انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو کروں گا کہ اس میں کیا کیا قباحتیں ہیں اور کیا سچویشنز آگے خیبر پختونخوا میں خدا نہ کرے بن سکتی ہیں. لیکن وہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں جی، اللہ حافظ.